इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है जैसे कोई भी सरफेस है, इस सरफेस से टोटल कितनी फ्लक्स लाइन गुजर रही है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एरिया होगा, जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, ये फील्ड लाइन है, यहाँ से ये फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकल रही होंगी, वो फील्ड लाइन क्या हो जाएंगे, हमारे पास फ्लक्स हो जाएंगी इस एरिया का। ठीक है, तो किसी भी एरिया का फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकल रही होगी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, मतलब किसी गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर हमें ना ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, जो पूरा सरफेस एरिया है ना उसको हम लोग एस लिखेंगे, लेकिन छोटा सा जो सरफेस एरिया है ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, अगर किसी बहुत बड़े पार्ट का हम बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसके आगे डी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे पूरा एरिया क्या एस है, ठीक है, इसका हमें छोटा सा एरिया लेना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, डी एस लिख देंगे। ठीक है, तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई बोलने का मतलब ये है कि जो हमने छोटा सा एरिया लिया ना, मान लेते हैं यहाँ पे वो छोटा सा एरिया ये है, वो छोटा सा एरिया, ठीक है, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, वो होता है ई डॉट डी एस। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, जिस एरिया से तुम लोग फील्ड लाइन निकालना चाहते हो ना वो एरिया हो जाएगा यहाँ पे डी एस। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर कहीं पे भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं। तो यानी कि जो डी फाई हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ए डी एस कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर समझना, एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये फील्ड है, ठीक है, ये हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, तो इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा उसको कैसे निकालेंगे, ये जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, स्क्वायर का ये एरिया है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है, ये है एरिया वेक्टर, ये जो पेन आ रहा है ना सामने की तरफ, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया का अगर हमें एरिया वेक्टर निकालना होगा तो उसके एरिया के एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये जो पेन आ रहा है हमारी तरफ, ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा इस स्क्वायर का। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे तिरछे में बनाऊंगी, तिरछे में बोलने का मतलब ये कि ऐसे में, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर कोई एरिया वेक्टर, ये एरिया है, ठीक है, अगर ये ऐसे होगा, ठीक है, अगर ये एरिया ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे हुआ तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, ऐसे सामने से निकलेगा, ये इसका एरिया वेक्टर। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसे होगा तो ये नीचे की तरफ पेन जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि किसी भी एरिया का अगर हमें एरिया वेक्टर निकालना होगा तो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही थी थीटा की, तो जो थीटा एंगल था वो किस किस के बीच का है, जो एरिया वेक्टर है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा होगा, सामने की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे जा रहा होगा एरिया वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी कैसे जा रही है, सीधे सीधे जा रही है। इसका मतलब अब की बार इस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह में 0 लिख सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन होगी कहीं पे तो। ठीक है, ये तो छोटे से एरिया के लिए, इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, अभी हमने डी फाई निकाला ना, डी फाई बोलने का मतलब डी एस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, अब हम पूरे से निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड लाइन का नंबर निकाले ना, कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, और नंबर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है,
और इसके डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो m1 l3 t-3 a⁻⁻1, ठीक है। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉस थ्योरम में, ठीक है। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है हमको कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे एरिया है, ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सरफेस बोलने का मतलब जो सरफेस है ना बंद होना चाहिए, ठीक है। इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इससे अगर हमें फ्लक्स निकालना होगा, कितना फ्लक्स निकल रहा होगा इस सरफेस से, तो वो कैसे निकालेंगे, हम फाई लिखेंगे उसे। फाई इक्वल टू क्या बोला उन्होंने कि 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है, किसका, कि इसमें कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज रख रखा है, ठीक है। तो क्या बोलता है वो, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है, मतलब सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फॉर अ क्लोज्ड, इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, जो भी सरफेस है ना वो पूरा बंद होना चाहिए, क्लोज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूँगी तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, जो बंद होने चाहिए, मतलब 3D की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन वैक्यूम अगर ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस जो है, ठीक है, जो स्फेयर है, ठीक है, वो वैक्यूम में होना चाहिए, ठीक है। इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो इक्वल हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स, मतलब 1/ε0 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो फाई, इसका मतलब फाई तो बता रहे हैं यहाँ पे, फाई किसके इक्वल हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। और फाई की वैल्यू तो हमको पता है कि ये है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, EdS, ठीक है, या EdS cos थीटा भी लिखते हैं। अगर इनके बीच को डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो cos थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और वो किसके इक्वल है, Q/ε0, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम बोलती है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है हमको कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी बंद सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज Q है, ठीक है, तो उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो इक्वल हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q। उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को पता है कि कैसे निकालते हैं हम लोग, E.ds, ठीक है, इंटीग्रेशन करके इसका। तो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने वाले फ्रॉम कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ से हम क्या करने वाले, गॉस थ्योरम का प्रूफ करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एक स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर के जो सेंटर है वहाँ पे हमने क्या चार्ज रख रखा है, क्यू चार्ज रख रखा है। स्पेयर की रेडियस क्या है, आर रेडियस है, ठीक है। तो ये जो क्यू होगा ये क्या बना रहा होगा, फील्ड बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल, रेडियस की फॉर्म में निकल रही होंगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे, उसके बाद जब पूरे एरिया के लिए निकालना होगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। जब भी हमें पूरे एरिया के लिए निकालना रहता है तो हम पहले छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे, जब छोटे से एरिया के लिए निकल जाएगा तो उसके बाद पूरे का निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जब ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ds एरिया है। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी एरिया की जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है ना उसको क्या बोलते हैं, हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, ये है, ठीक है। इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन यही तो जाएगी, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेडियस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो जो ये एरिया है, ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करेंगे, स्पेयर की बात करेंगे तो रेडियस हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इस एरिया में जो ये रेडियस है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो रेडियस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। तो रेडियस की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो एरिया वेक्टर निकल रहा है ये भी परपेंडिकुलर है इस एरिया के, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, थीटा की जगह में कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक मत करना कि जैसे कि अगर मैं ये बोलूँगी ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, मतलब ये कोई एरिया वेक्टर नहीं है, ये कोई एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एरिया के साथ कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो यहाँ पे थीटा बताना है। थीटा बोलने का मतलब ये कि जो हम लोग ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं ना, ये थीटा बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे 90 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना एंगल बना रखा वो नहीं देखना है हमको, ठीक है। हमको ये देखना है कि एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो एरिया वेक्टर तो हमने बनाया नहीं अभी, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये रहा, मतलब इसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो सरफेस होता है इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या है, कंसीडर अ स्पेयर सरफेस हैविंग अ चार्ज q एट द सेंटर एंड रेडियस r। मतलब हम एक स्पेयर मान के चलते हैं जिसके सेंटर में चार्ज क्या है, q, ठीक है, और रेडियस कितनी है उसकी, r रेडियस है, ठीक है। लेट अ स्मॉल एलिमेंट ds ऑफ सरफेस s। इसका पूरा एरिया कितना है, s। पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेके चलते हैं ds, ठीक है। ds एंड e आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जो ds वेक्टर है ना, ठीक है, मतलब इसके डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं अब की बात। तो ds वेक्टर है एंड e वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, सेम सेम है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। थीटा अगर 0 है तो लेट क्यू नॉट इज इन सरफेस ऑफ स्पेयर, ठीक है। क्यू नॉट जो होगा ना, इस यहाँ पे कोई एक चार्ज, टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, वो क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, देखो सेंटर में कितना चार्ज है, क्यू। हमको यहाँ पे सरफेस में हमको ये निकालना है कि इसमें से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा होगा पूरे सरफेस से। तो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि हमें सिर्फ इतने में से निकालना है, इस छोटे से एरिया से निकालना है। जब इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो फॉर्मूला आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरा निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी मेन फोकस इस चीज़ में कि इससे कैसे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है, किसी भी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो कुलम्स लॉ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो कुलम्स लॉ से क्यू नॉट और क्यू के बीच का जो फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर ही तो है, सरफेस में रख रखा है क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। ई का फॉर्मूला याद है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। एफ की वैल्यू तो अभी हमने निकाली, तो एफ की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं अभी, ठीक है। अभी ई की वैल्यू निकली है। नाउ वी नो फाई की वैल्यू कितनी होती है, जब हमने फाई निकाला था तो फाई की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू तो हमको पता है, थीटा का मतलब क्या होता है, ई और जो डी एस वैक्टर है, इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इस पूरे को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई डी एस आ गया। ई तो कांस्टेंट है, ई तो बाहर आ सकता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ना, वो तो कांस्टेंट है। पर ना कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी, हम कितना भी एरिया लेंगे, इतना, फिर थोड़ा और बढ़ेगा एरिया, फिर थोड़ा और बढ़ेगा एरिया, थोड़ा और बढ़ेगा एरिया। पहले हम इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो एरिया कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो डी एस है ना, डी एस का इंटीग्रेशन करना है हमको, ध्यान से देखेंगे डी एस क्या चीज़ है। ये जो पूरा गोला है ना, इसका पार्ट है छोटा सा डी एस। तो जब हम किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ध्यान से ये देखना रहता है कि वो किसका पार्ट है, ठीक है। मतलब डीएस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डीएस किसका पार्ट है, इस पूरे गोले का पार्ट है। डीएस एक एरिया है ना, किस एरिया का पार्ट है वो, इस पूरे के जो पूरा जो गोला दे रखा है ना, यहाँ पे पूरा जो स्पेयर दे रखा है, स्पेयर के एरिया का छोटा सा पार्ट है वो। तो जब हम किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये एक लाइन है,
ठीक है। लाइन की टोटल लेंथ कितनी है x, हमने छोटा सा पार्ट ले रखा है यहाँ पे dx, ठीक है। तो जब हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि dx किसका पार्ट है, इस पूरी लाइन का पार्ट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि dx 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 ऐसे छोटे छोटे पार्ट करते करते ही पूरी लाइन आ जाएगी। तो लाइन की लेंथ कितनी है x, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये छोटा सा एरिया है किसका, इस पूरे गोले के एरिया का छोटा सा एरिया है ये। तो इस पूरे गोले के एरिया को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये कि जिसका ये पार्ट है ना उसी को लिख दो अब यहाँ पे पूरा हटा के, ठीक है। क्योंकि इसी को छोटा छोटा प्लस करते 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 हम गोले का एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्लस करते रहना, धीरे धीरे करके प्लस करते रहना ऐसे छोटे छोटे एरिया को। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया को प्लस करते जाएंगे तो लास्ट में हमें इस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर का एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होता है 4πr², ठीक है। और ई की वैल्यू तो अभी हमने निकाली, ई की वैल्यू क्या 1/4πε0 Q/r²। तो ई की जगह में ये पुट कर देंगे, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जो हमारे पास बचेगा ना वो क्या बचेगा Q/ε0। यही तो गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है हमको कि अगर हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इक्वल किसका आएगा Q/ε0 या 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज, ठीक है। यही तो हमारे पास गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम ऐसे प्रूव होएगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम को प्रूव किया था कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। अब हम कूलम्ब्स लॉ का प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो सेम वही स्पेयर लेट कर देंगे। सेंटर में चार्ज क्या है Q, रेडियस कितनी है R, ठीक है। सबसे पहले ds एलिमेंट के लिए निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, सेम है। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है टेस्ट चार्ज वो क्या है Q0 है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस में, ठीक है। लेट अस पेयर हैविंग रेडियस r एंड q चार्ज एट सेंटर एंड Q0 चार्ज एट सरफेस, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेयर है, सेंटर में कितना चार्ज है q, सरफेस में कितना चार्ज है Q0 चार्ज है, रेडियस कितनी है इसकी r है, ठीक है। वी नो फाई इक्वल टू E.ds, ठीक है। हमको पता है जो फाई होगा किसके इक्वल होता है, E.ds के इक्वल होता है। अगर यहाँ से हम लोग डॉट हटाएंगे तो किसके इक्वल आएगा, E.ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू तो 0 है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना E.ds आ जाएगा, ठीक है। ई तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ds का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पेयर का एरिया आएगा ना, यहाँ तक तो सेम करना है 4πr²। तो इसका मतलब जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी E × 4πr², ठीक है। उसके बाद हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो फाई होगा ना, टोटल जो फ्लक्स होता है किसके इक्वल होता है Q/ε0 के इक्वल होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली ये रही यहाँ पे E × 4πr², ठीक है। तो इस पूरे की जगह में हम क्या लिख सकते हैं E × 4πr² इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। E को क्या लिख सकते हैं हम लोग F/Q0 ना, ठीक है। E का फॉर्मूला क्या होता है F/Q0, ठीक है। हमको तो F की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको दूसरी जगह लेके जाएंगे, ठीक है, इस दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको जब इधर लेके आएंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4πε0 Q/r², हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है कि फाई की वैल्यू ये है यहाँ पे। इसके बाद E.ds cos थीटा लिखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 हो जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू जब 0 जाएगी तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। E बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है 4πr², मतलब इस गोले का जो एरिया होगा, स्पेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4πr² ही तो होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो फाई होगा ना वो किसके इक्वल होगा Q/ε0, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली E × 4πr²। तो दोनों की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, E को लिखेंगे F/Q0, F की वैल्यू निकालनी है तो इनको इस साइड लेके जाएंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या है कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ यही तो बोलता है कि 1/4πε0 Q/r², ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 3Ds लाइक स्पेयर सिलेंडर। गॉस थ्योरम सिर्फ 3Ds में अप्लाई हो सकता है, जैसे कि स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, स्क्वायर में अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है।
जो रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं जो 2D में बनते हैं उनमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते गॉस थ्योरम को, ठीक है। स्फेयर, सिलेंडर जो 3D वाले होते हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इनमें हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इसे, ठीक है। टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, आगे हम लोग क्या करेंगे और वो डेरिवेशन करेंगे, जो गॉस थ्योरम होगी उसकी एप्लीकेशन करेंगे, तो वहाँ पे हमको जो गॉसियन सरफेस होगा ना वो खुद बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी मान लेते हैं यहाँ पे कि एक शीट दे रखी है, शीट में चार्ज दे रखा है, बहुत सारा कंटिन्यूस चार्ज है शीट में, शीट की वजह से किसी पॉइंट में अगर हमको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। गॉस थ्योरम वहाँ पे काम आती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड पॉइंट ये, टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, चार्ज एंड परमिटिविटी, ठीक है। चार्ज कितना है, जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ 2 पॉइंट में डिपेंड करता है। टोटल फ्लक्स बोलने का मतलब किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, चार्ज में कितना चार्ज है और परमिटिविटी में, ठीक है। टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज 0, डाइपोल की वजह से टोटल फ्लक्स 0 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जैसे कि ये डाइपोल है, ठीक है, ये प्लस का डाइपोल, ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। इसको अगर मैंने किसी स्पेयर के अंदर रख रखा है तो जितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी उतनी एंटर भी तो कर रही होगी, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी फील्ड लाइन निकल रही है अगर उतनी एंटर कर रही होगी तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ़ अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर ना जो गॉस थ्योरम थी, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि वैक्यूम में होगा तब Q/ε0 आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई मीडियम है, ठीक है, मान लेते हैं वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, Q/ε m, ठीक है। ε m को हम क्या लिख सकते हैं, K/ε0, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मतलब हमारे पास एक कोई इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, एक पतली सी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इसमें लेट कर लेते कि पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट में r डिस्टेंस में हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मतलब इस पूरी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी बन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमको निकालना है, तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अ इनफाइनाइट वायर हैविंग चार्ज Q, जो इनफाइनाइट वायर है, ये जो अंदर वायर दिखाई दे रही है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, Q। कंसीडर अ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग रेडियस R एंड लेंथ L, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर लेट की है, ये वाली, जिस पॉइंट में हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहाँ से गुजरते हुए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये मान लेते ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, 3D सरफेस होना चाहिए वहाँ पे कोई, ठीक है। तो इसमें से कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो इक्वल होता है Q/ε0 के, ठीक है। तो इसका मतलब हमें गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी में गॉसियन सरफेस नहीं है तो हमको इमेजिनरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हम लोग सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। ऐसा सरफेस बनाएंगे जो सिमेट्रिक होगा हर जगह से, ठीक है। बोलने का मतलब r डिस्टेंस यहाँ से, सामने से r डिस्टेंस, यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से r डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने सिलेंड्रिकल बनाया यहाँ पे, ठीक है। लेट अ इनफाइनाइट वायर हैविंग चार्ज Q, कंसीडर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग रेडियस R एंड लेंथ L, जो गॉसियन सरफेस है इसकी लेंथ कितनी है L और रेडियस कितनी है इसकी R है, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू सरफेस 2 and 3 बिकॉज थीटा इक्वल टू 90। अगर अब ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसमें 3 सरफेस है, ये जो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन से 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट तो ये वाला हो जाएगा, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये जो सर्कल वाला दिखाई दे रहा है।
थर्ड पार्ट ये हो जाएगा ये नीचे वाला जो सर्कल वाला है, ठीक है। तो 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट ये वाला जो सिलेंड्रिकल है, सेकंड पार्ट ये जो ऊपर से कवर अप कर रखा है, थर्ड पार्ट ये जो नीचे से कवर कर रखा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव की वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही होगी, ऐसे 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 करके निकल रही है, सामने की तरफ पीछे की तरफ ऐसे निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा इसमें, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अगर वो सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस से नहीं निकल रहा होगा, कैसे? क्योंकि देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे निकल रही होगी, इसको क्रॉस करके कोई भी फील्ड लाइन नहीं निकल रही होगी, ऐसे करके निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सरफेस से तो निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे क्रॉस करके, लेकिन सेकंड वाले सरफेस और थर्ड वाले सरफेस से क्रॉस करके नहीं निकल रही होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वायर है पॉजिटिव की, ठीक है, इसमें से फील्ड लाइन ऐसे करके निकल रही होगी, ठीक है। चार्ज कैसे निकलती है फील्ड लाइन, पॉजिटिव से बाहर निकलती है ना, ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ऐसे करके निकलेंगी फील्ड लाइन, ठीक है। हमने कैसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से तो निकल ही नहीं रही है क्रॉस करके, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करके नहीं निकल रही है ना फील्ड लाइन, वो तो ऐसे निकल रही है, क्रॉस करना ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें से तो निकल रही है फील्ड लाइन, ये सरफेस 1 है, लेकिन सरफेस 2 और सरफेस 3 से नहीं निकल रही है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से भी देखेंगे तो गॉस थ्योरम हमको क्या बोलती है, जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है, ठीक है। और फाई किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे थीटा की है। थीटा किस किस के बीच का एंगल था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके, और जो यहाँ पे क्या है सरफेस वेक्टर है, ठीक है, या एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो एरिया वेक्टर है वो किधर को जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि इसके लिए तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जो एरिया की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होना चाहिए उसके ऊपर, तो ये है वो 90 का एंगल बना रखा ना, तो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ई डी एस कॉस थीटा है, थीटा की जगह में कितना आएगा, 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 है, 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि सेकंड वाले सरफेस से और थर्ड वाले सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलने वाला है, फर्स्ट वाले से निकलेगा सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, वो सिर्फ किसकी वजह से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले की वजह से, ठीक है। सेकंड और थर्ड की वजह से फ्लक्स नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिख रखा है नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू सरफेस सेकंड एंड सरफेस थर्ड, क्यों, बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो टोटल जो फ्लक्स बनेगा यहाँ पे वो किसकी वजह से बनेगा, सरफेस फर्स्ट की वजह से बनेगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 0, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधर है, और थीटा जो ई है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई को हम लोग बाहर ले सकते हैं क्योंकि ई कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, डी एस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डी एस का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया, जो ये पूरा है ना इसका एरिया हो जाएगा। डी एस किसका पार्ट है, इसके एरिया का ही तो पार्ट है, तो इसके छोटे से एरिया का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrl, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अभी हमने इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, जो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आएगा, ई इंटू 2πrl, ठीक है। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी ना, तो इस पूरे को किधर लेके जाएंगे, इधर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट लैम्डा इज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी कि जो लैम्डा होगा किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एल के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल क्यू चार्ज है, टोटल लेंथ एल है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू एल आ जाएगी। तो इस क्यू की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं ना। तो इस क्यू की जगह में क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो सारी वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, ई इक्वल्स टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। पहले सिर्फ क्या थी, लेंथ थी। ठीक है, लेंथ के लिए निकालना था हमें, अब लेंथ और ब्रेथ दोनों है, मतलब आपकी बार हमारे पास पूरा एक एरिया है। ठीक है, सिंपल, ये हमारे पास क्या एक शीट है। ठीक है, शीट में क्या पॉजिटिव पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक, कंटिन्यूस चार्ज है इसमें। ठीक है, इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट में क्या निकालना है, मान लो तो इतनी डिस्टेंस में हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, सिलेंडर के बदले इसमें हम लोग क्यूब भी बना सकते थे या क्यूबॉइड भी बना सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना क्यूबॉइड भी बना सकते थे। ठीक है, तो जो भी बनाना चाहो, इस वाले में क्यूबॉइड भी बन सकता है। ठीक है, लेट अ इनफाइनाइट शीट हैविंग चार्ज क्यू, मतलब हमारे पास जो शीट है उसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। कंसीडर सिलेंडर गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर, ये जो हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाया है, इमेजिनरी है गॉसियन सरफेस, वो बनाना पड़ेगा क्योंकि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमने क्या बनाया, सिलेंड्रिकल बनाया, वही 3 सरफेस हो जाएंगे, एक तो ये वाला सरफेस होएगा, दूसरा ये वाला सरफेस, तीसरा ये वाला सरफेस हो जाएगा। रेडियस कितनी है इसकी, आर है, लेंथ लेट कर लेते हैं एल है। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस 1। अब की बार ना अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा और ऐसे निकलेगा, मतलब आगे की साइड से पीछे की साइड से ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो अब की बार कौन से वाले सरफेस को क्रॉस करके नहीं जाने वाली, इस वाले सरफेस को क्रॉस करके नहीं जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो जो सेकेंड और थर्ड वाला सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकेंड सरफेस है, इससे फील्ड लाइन कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे फील्ड लाइन ऐसे करके। ठीक है, और ये थर्ड वाला सरफेस है, इससे फील्ड लाइन ऐसे करके निकलेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला सरफेस है ना, तो फील्ड लाइन के डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, और सरफेस कैसे बन रखा है, ऐसा सरफेस है। ठीक है, तो जो ये सरफेस होगा इसको तो फील्ड लाइन क्रॉस करने ही नहीं वाली है, क्योंकि फील्ड लाइन तो ऐसे बाहर निकल ही नहीं रही है ना, फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, सामने की तरफ और पीछे की तरफ जा रही है। तो सामने की तरफ और पीछे की तरफ कौन से वाले सरफेस है, सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस को फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करने वाली है, तो इसका मतलब फ्लक्स नहीं निकलने वाला है। फ्लक्स नहीं निकलेगा तो इसकी वजह से हम टोटल फ्लक्स में कैलकुलेट नहीं करने वाले, तो सेकंड और थर्ड की वजह से आएगा सिर्फ टोटल फ्लक्स। ठीक है, ठीक है, तो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस फर्स्ट, हैंस टोटल फ्लक्स पासेस ओनली सरफेस सेकंड एंड सरफेस थर्ड। ठीक है, सरफेस सेकंड एंड सरफेस थर्ड की वजह से टोटल फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, ठीक है, तो जो ई डॉट डी एस होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा किसके इक्वल होगा, सरफेस। ठीक है, जो किस सरफेस की वजह से बना है फ्लक्स, सेकंड वाले की वजह से, और जो किसकी वजह से बना है, थर्ड वाले की वजह से। दोनों की वजह से जो फ्लक्स है वो सेम सेम है, तो हम दोनों की वजह से क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 2 ई डॉट डी एस। डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, थीटा कितना है, 0 है। ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है और जो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, ए होता है। ठीक है, एरिया हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका जो एरिया होगा हम क्या लिखेंगे, उसको ए लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। हमें तो ई की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी ना हम लोगों को, तो ई को इधर रखेंगे, इन दोनों को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाय ए 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब सेम वही चीज़ उसमें करेंगे जैसे वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी करी थी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो सिग्मा है, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा किसके इक्वल आएगा, क्यू बाय ए का मतलब एरिया। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्यू बाय ए है, तो ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू ए। ठीक है, क्यू की जगह में क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगी ई की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ना
हमारे पास 2 शीट होगी, तो एक शीट की वजह से था ना, एक शीट की वजह से जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 शीट की वजह से होगा तो कैसे करेंगे, प्लस कर देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आंसर आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्पेयर सेल। ठीक है, हमारे पास क्या, हॉलो का मतलब क्या होता है, जो अंदर से पूरा खाली होता है। ठीक है, तो हॉलो स्पेयर है हमारे पास। ठीक है, हॉलो स्पेयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक किसी हॉलो स्पेयर की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी ना, तो उसके लिए 3 केस हो सकते हैं कि इस हॉलो स्पेयर के हमें अंदर निकालना है, इसके सरफेस में निकालना है, या बाहर निकालना है। तो 3 केस हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट केस है कि इफ़ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्पेयर, अगर वो जो पॉइंट है ना वो स्पेयर के बाहर है, तो उसके लिए करेंगे हम। तो फर्स्ट हम करने वाले इफ़ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्पेयर, जो पॉइंट है ना, मान लेते तो इस पी पॉइंट में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस स्पेयर से कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है। ठीक है, तो इस स्पेयर की रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि ये कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, ये कितना है, स्मॉल आर, ये पूरा कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, चलो, तो लेट अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स बनेगा ना, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, वही थीटा वैसे भी 0 हो जाएगा। क्यों थीटा 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पॉइंट में हम इसकी बात करेंगे, इस एरिया की बात करेंगे, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, और ये जो रेडियस होगी ना, ऐसे जाएगी जो, ठीक है, वो भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले ना हमें ना इस पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, ये स्पेयर, एक स्पेयर के चारों तरफ अगर हमें क्या बनाना होगा, गॉसियन सरफेस बनाना होगा, तो वो भी क्या होगा, एक स्पेयर ही होगा। ठीक है, चलो, ये स्पेयर है, इसमें क्या चार्ज है। ठीक है, हॉलो स्पेयर है, इस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया जो क्या है, स्पेयर है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर हमको डायरेक्शन निकालनी है, एरिया वेक्टर निकालना है, सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, तो रेडियस के फॉर्म में बाहर निकालो, रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस पर। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन भी रेडिकली होगी, क्योंकि जो सेंटर पे चार्ज क्यू है वो भी तो रेडिकली ही निकलेगा ना। ठीक है, चलो, तो दोनों के बीच का एंगल क्योंकि 0 है, कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन करना है। डी एस किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, याद रखना, इसका पार्ट नहीं है डी एस, डी एस इसका पार्ट है। ठीक है, तो इसका पार्ट है अगर डी एस, ये किसका पार्ट है, ये जो पूरा हमने स्पेयर बनाया है ना, ठीक है, सर्कल की बात नहीं करिए, पूरा स्पेयर है, 3D में ये स्पेयर है, गोला है ये। ठीक है, तो जो ये पूरा स्पेयर है ना, इसका छोटा सा एरिया है, तो पूरे स्पेयर का एरिया लिख दो फिर वहाँ पे। स्पेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इस इंटीग्रेशन ds की जगह में 4π कैपिटल R², कैपिटल आर ही तो है इसकी रेडियस। ठीक है, चलो, अब लगाएंगे गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको किधर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, मतलब इस पूरे को इक्वल रख देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। हमको तो ई की वैल्यू निकालनी है, 4πr², फिर दूसरी साइड लेके जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, चलो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4πr²। ठीक है, ई इक्वल टू क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट 1/r²। ठीक है, उसके बाद ना वही वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम ये देखेंगे 4πr², 4π कैपिटल आर जो स्क्वायर है, इसको हम लोग एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जहाँ पे डी एस का इंटीग्रेशन था ना, ऐसे लिख रखा था, जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 4πr² था, इसको बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, ए ही लिख देंगे दोबारा, तो इसको 4πr² की जगह में हम लोग ए भी लिख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
क्यू बाय ए किसकी वैल्यू होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है ना, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेकेंड चीज, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अगर सरफेस किधर होगा, वो सरफेस में ही होगा पॉइंट जहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले कहाँ था, बाहर था ना, अब सरफेस के ऊपर ही हो, ठीक है। तो जो कैपिटल आर होगा किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही बनेगा हमारे पास, ठीक है। बस कैपिटल आर की जगह में क्या लिख देंगे, स्मॉल आर लिख देंगे, ठीक है। बाकी पूरा सेम ऐसे होगा डेरिवेशन, बस कैपिटल आर की जगह में स्मॉल आर लिखना है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर वही वाली बात है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, इसको हम लोग एरिया भी तो लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, और क्यू बाय ए क्या होता है, सिग्मा होता है। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेन चीज़ ये है कि अगर वो पॉइंट ना, ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर के अंदर लाई करेगा, तो ये जो स्पेयर था ना, इसके अंदर वो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पूरी रेडियस कितनी थी, अगर इसकी रेडियस की बात करेंगे तो कैपिटल आर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर है, और जिस पॉइंट में हमें निकालना है ना सेंटर से, उसकी डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर है। तो जिस पॉइंट में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले हम वहाँ पे गॉसियन सरफेस भी तो बनाते हैं, तो ये रहा वो गॉसियन सरफेस, अंदर एक छोटा सा स्पेयर बना दिया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस स्पेयर के अंदर कितना चार्ज है, उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, ठीक है। इस स्पेयर के जो अंदर वाले चार्ज की बात हो रही है, स्पेयर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब हम ना बाहर की बात कर रहे थे, जब बाहर वो पॉइंट था, बाहर हमने स्पेयर बनाया था, तो उस स्पेयर के अंदर तो चार्ज है, ये पूरा चार्ज अंदर ही तो है उसके, ठीक है। और जब हम सरफेस की बात कर रहे थे, तो सरफेस में हमने गॉसियन सरफेस वही स्पेयर बनाया था, ठीक है। तो ये चार्ज उसके अंदर भी तो आएगा। लेकिन जब अंदर की बात करेंगे, तो अंदर जो स्पेयर बन रखा है उसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे है ना सरफेस में, ठीक है। सरफेस में है चार्ज, लेकिन चार्ज जो है वो इस गोले के अंदर नहीं आ रहा है। जो गॉस थ्योरम हमको बोलती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये बोलती है कि अगर तुम्हें ये जो हमारे पास स्पेयर है, ये कोई भी सरफेस है, इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइन है वो क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो इक्वल होता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल, ठीक है। इसके अंदर एनक्लोज्ड कितना चार्ज कर रहा है क्यू, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, कितने चार्ज को इनक्लोज्ड किया है इसने, ठीक है। इसने तो किसी, इस स्पेयर ने तो किसी भी चार्ज को इनक्लोज नहीं किया है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो, तो ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका, ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू जो स्मॉल आर के इक्वल थी, मतलब जिस स्पेयर की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, उस स्पेयर में ही अगर वो पॉइंट होगा, उसके स्पेयर में के जो स्पेयर का जो सरफेस था, उसी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। तो वहाँ पे ई की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पॉइंट ना धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, छोटा होते रहेगा, या धीरे धीरे करके बड़ा होते रहेगा वो पॉइंट, तो इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, घटते रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, जहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। जैसे जैसे वो पॉइंट बाहर लाई करता रहेगा, बाहर बोलने का मतलब है कि अब उसके स्पेयर के बाहर लाई करेगा, तो वहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉइंट ना अंदर है स्पेयर के, तो अंदर तो हमने देख लिया कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, तो अंदर वो पॉइंट कहीं पे भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहने वाली है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। न्यूमेरिकल ये है कि कैलकुलेट फ्लक्स, ये हमारे पास क्या है, स्पेयर है, हमें टोटल कैलकुलेट फ्लक्स बताना है, मतलब कितना फ्लक्स होगा टोटल इसमें, ठीक है। तो फाई क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू का मतलब क्या होता है कि इस स्पेयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ये भी चार्ज है, लेकिन इस चार्ज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू प्लस 5Q माइनस 7Q माइनस 3Q, इनको सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस का 4Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये है सरफेस 1 ये वाला, और ये पूरा क्या है, सरफेस 2, ठीक है। बाहर वाला सरफेस 2 है, अंदर वाला सरफेस 1 है, ठीक है। सरफेस 2 ने कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है, सरफेस 2 के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ये सारे तो आ ही रहे हैं, ये कैपिटल Q भी आ रहा है सरफेस 2 के अंदर, लेकिन सरफेस 1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे, कैपिटल Q इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। द फ्लक्स थ्रू S2 से जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा इज़ 4 टाइम्स, उसका 4 गुना है वो,
दैट ऑफ S1। S1 का जो फ्लक्स है ना वो S2 का 1/4 है। ये बोल लेते हैं कि S2 का जो फ्लक्स है वो S1 का 4 गुना है, ठीक है। S2 का S1 से ज़्यादा तो है, लेकिन कितना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि S2 का फ्लक्स इक्वल टू 4 इंटू S1 का फ्लक्स, ठीक है। S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S2 का अगर हमें फ्लक्स निकालना होगा, S2 से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, Q प्लस 5 कूलम प्लस 10 कूलम प्लस 3 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन सब को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18 कूलम, ठीक है, या 18 लिख सकते हैं, 18 प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेम ऐसी S1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, S1 के लिए कितनी आएगी, 5 प्लस 10 प्लस 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 18 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4S1 किसके इक्वल टू, S2 के इक्वल था ना, S1 की वैल्यू हमने निकाल दी, S2 की वैल्यू हमने निकाल दी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू कितनी आएगी, 54 कूलम आ जाएगी, Q की वैल्यू निकालनी थी। तो फर्स्ट चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो गया। अब हम सेकेंड चैप्टर को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी तो पूछ लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा चैप्टर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है।